नमस्कार प्यारे बच्चों, द फ्लैश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कॉस्मिक टेस्ट सीरीज 3 की। ठीक है, आई होप आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा बना होगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। ड्यूरिंग द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ आयोडीन टू आयोडाइड एंड आयोडेट आयंस द रेशियो ऑफ आयोडेट एंड आयोडाइड आयंस फॉर्म्ड इन एल्कलाइन मीडियम इज। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, आयोडीन का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है एल्कलाइन मीडियम में। तो एल्कलाइन मीडियम मतलब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बेस। ठीक है, चलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बेसिक मीडियम में फॉर्मेशन होता है आयोडेट आयन और आयोडाइड आयन। ठीक है, चलिए इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। 3 यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है आयोडेट एंड आयोडाइड का रेशियो। तो यहाँ पे रेशियो आ गया 1:5। आपका आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, बहुत ही इजी, लेकिन आपका ये डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ आयोडीन आपको पता रहना चाहिए, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। हाउ मच NaNO3 must be weighted out to make 50 ml of an aqueous solution containing 70 milligram of sodium ion per ml। ठीक है, पूछ रहे हैं क्या, NaNO3 को जब H2O में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें सोडियम आयंस कंटेनिंग क्या बनने चाहिए, सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, और पूछा है क्या, इसका कितना वेट होना चाहिए अगर सोल्यूशन के 1 ml में सॉल्यूशन के 1 ml में 70 mg ऑफ सोडियम प्लस आयन है। ठीक है, ये है Na प्लस सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में प्रेजेंट है 70 मिलीग्राम Na प्लस पर ml। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 50 ml। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल वेट ऑफ सोडियम निकाल सकता हूँ। कैसे, ठीक है, 1 ml में 70 mg है, 50 ml में कितना होगा 70 × 50। ठीक है, ये मिलीग्राम में है, इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ -3। ठीक है, ये क्या निकल गया, वेट ऑफ सोडियम आयन। ठीक है, इन ग्राम। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा है, NaNO3 का वेट पूछा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस इक्वेशन में NaNO3 और सोडियम आयन 1:1 में है, 1:1। NaNO3 का क्या पूछा है, वेट पूछा है। ठीक है, तो जो हमारे फ्लैश एकेडमी के बच्चे हैं वो लोग जानते होंगे इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जिसका वेट पूछा है उसके मॉलिक्यूलर वेट से स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट का इनटू कर देंगे। चलिए NaNO3 का क्या पूछा है, वेट। ठीक है, चलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का होता है 23, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का 16 × 3। टोटल कितना हो गया 23 + 14 + 48, टोटल हो गया 85। तो 1 × 85। यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ, वेट दिया है, तो किससे इंटू करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट का। ठीक है, सोडियम का होता है 23। ठीक है, अब चलिए मेरे साथ बोलिए, ये देके ये पूछ रहा है, आगे क्या करेंगे, नीचे लाएंगे 1 × 85/1 × 23। ये देके ये पूछ रहा है, नीचे ला, इंटू कर 70 × 50 × 10⁻³ यही तेरा आंसर है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा बहुत ही प्यारा 12.934 ग्राम। ठीक है, समझ में आया, यहां तक हो गया। यहां से आपको दिखाना है अपनी कैलकुलेशन स्किल्स। ठीक है, ये कैसे डेवलप होगा, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका ये कैलकुलेशन एक्यूरेसी और इसमें आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आंसर जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में रखता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। द स्ट्रेंथ ऑफ 10⁻⁻2 मोलर Na2CO3 सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी विल बी, ठीक है। मोलैरिटी में स्ट्रेंथ दी है, उसको मोलैरिटी में चेंज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला इसको क्लास में कराया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, चलिए पुट करते हैं। मोलैरिटी कितना दिया है 10⁻⁻2 अपॉन 1000, डेंसिटी कितना है 1.1, ठीक है, माइनस मोलैरिटी 10⁻⁻2 और आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 106, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁻2 इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा 1100 माइनस ये हो जाएगा 1.06, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1100 है, यहाँ से माइनस करेंगे 1.16, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है, इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब क्या है बचा मेरे पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10⁻⁻2 इंटू 1000 अपॉन 1100, ठीक है। चलिए सॉल्व कर, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। चलिए 11 1 ज़ार 11, यहाँ पे 10 है, पॉइंट लगा के 100 कर दीजिए, बचा क्या 11 9 आर 99, 11 9 आर 99, 11 9 आर 99, ठीक है। तो हमारा मोलैरिटी आ गया 0.99 इंटू 10⁻⁻2। देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। देखिए पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है आपको मोलैरिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। समझ में आया पहला आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन इजी था। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप मोलैरिटी को मोलैरिटी में चेंज कर सकते हैं। देखिए सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल टू इट्स मोलैलिटी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है कौन से टेम्परेचर पे मोलैलिटी और मोलैरिटी प्योर वाटर के इक्वल होती है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पे प्योर वाटर की, ठीक है, डेंसिटी, ठीक है, 1 ग्राम पर 1 ml होती है, ठीक है। इसीलिए आंसर जाएगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए देखते हैं। अच्छा सारे वॉल्यूम सारे वैल्यू किस में दिए हैं, केल्विन में। तो हम बात करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना, ठीक है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 273 प्लस 4 इज इक्वल टू 277 केल्विन। आंसर आ गया आपका 3, ठीक है, 54 का 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 solution that has a density 1.84 gram per cc cubic centimeter at 35 डिग्री सेंटीग्रेड and contains 98% by weight, ठीक है। चलिए क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 55 में, मोलैरिटी पूछा है किसका, मोलैरिटी ऑफ H2SO4 का, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, सोल्यूशन हैज़ अ डेंसिटी, ठीक है। इस सोल्यूशन एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.84 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब होता है बच्चों ml, ठीक है। तो 1.84 ग्राम पर ml, ठीक है। ये डेंसिटी दिया हुआ है
ये डेंसिटी दे के उसने हमको इनडायरेक्टली वेट दे दिया है किसका, सॉल्यूशन का। कैसे, ठीक है, इधर ध्यान दो। 1 ml में प्रेजेंट है कितना, 1.84 ग्राम, और हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 ml में 1.84 ग्राम वेट प्रेजेंट है, तो मैं इसको 1 लीटर में कितना होगा, ठीक है, 1.84 ग्राम वेट प्रेजेंट है 1 ml में। ठीक है, अब मेरे को चाहिए 1000 ml में 1 लीटर में, तो मैं क्या करूँगा 1.84 इंटू 1000 कितना आ गया 18400 टोटल कितना आ गया 1840 ग्राम। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया, कितना आया 1840 ग्राम। ठीक है, अभी मेरे से क्या पूछ रहा है वो, अच्छा ये जो सॉल्यूशन का वेट आया है इसमें H2SO4 प्रेजेंट है 98% बाई वेट। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ H2SO4 जब मैं कैलकुलेट करूंगा, वेट ऑफ H2SO4 टोटल वेट कितना है 1840। ठीक है, इसमें H2SO4 कितना परसेंट प्रेजेंट है इंटू 98/100, 98% है तो परसेंटेज को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये मेरे को मिल गया टोटल वेट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, वेट मेरे को निकालना है क्या, मोलैरिटी। मोलैरिटी का आपको पता होगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 1840 इंटू 98/100, ये है वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का, H2SO4, H2 को होता है 2, सल्फर को होता है 32 एंड ऑक्सीजन को होता है 16 एंड 4 इंटू 4, 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जार 64, आपका टोटल हो गया 98। ठीक है, तो ये हो गया वेट अपॉन, ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट पूरे के अपॉन वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर। ठीक है, मोलैरिटी लीटर के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये धाएँ धाएँ कैंसिल। ठीक है, अभी क्या बचा 0 से 0, आंसर क्या आ गया आपका, मोलैरिटी इज इक्वल टू 18.4। ठीक है, नीचे 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 18.4 मोल पर लीटर। देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी 18.4 मोल पर लीटर या 18.4 मोलर। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 1 liter of pure water. The number of ion in 1 ml of this solution is। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, NaCl को जब हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें मिलते हैं आयंस Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, एक NaCl अगर है तो मेरे को 2 आयन मिल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5.85 ग्राम NaCl दिया है। मेरे को पहले NaCl का नंबर निकालना है, उसके बाद उसके आयंस का नंबर निकालने के लिए मैं 2 से उसको इनटू कर दूंगा। मेरी बात समझ में आई, चलिए पहले नंबर निकालते हैं NaCl का। ठीक है, तो नंबर का फॉर्मूला होता है, वेट दिया है 5.85, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है NaCl का, Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5 इज इक्वल टू 58.5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 58.5, ये होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, चलिए अब मेरे को नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालना है, तो आगे मैं क्या करूँगा, n इज इक्वल टू 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो डाटा सेट होके आया है, इन दोनों को डिवाइड करने पाएगा 10 से 23 का 22 हो जाएगा। ठीक है, ये है नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना आ गया
023 इंटू 10⁻²2 ये नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड है। एक सोडियम क्लोराइड से 2 आयन मिल रहे हैं, ठीक है। तो इतने सोडियम क्लोराइड से कितने आयन मिलेंगे, तो मैं क्या कर दूंगा, ये नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड है। अब नंबर ऑफ आयन्स की बात करूं तो इज इक्वल टू 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻²2, ठीक है। देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका। चलिए, ठीक है, हाँ ये तो है पूरे 1 लीटर के लिए, ठीक है। ये जो हमारा आंसर आया है नंबर ऑफ आयंस, ये है पूरे 1 लीटर के लिए, और हमको कैलकुलेट किस में करना है, 1 ml में कितने आयंस होंगे, ठीक है। तो ये 1 लीटर का है, 1 लीटर में इतने आयंस है, 1 ml में कितने होंगे, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर दूंगा 1000 से डिवाइड, तो मेरे को मिल जाएगा 1 ml का, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे कर दो -3, क्या हो जाएगा, 6 2 12 इंटू 10⁻19, इसको और अच्छे से लूँगा तो 1.2 इंटू 10⁻20। देखते हैं कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 1.2 इंटू 10⁻20, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी इजी है, मोल का जो बेसिक फॉर्मूला है वहाँ से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इसको मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा इजी या बहुत ज़्यादा टफ होंगे, उनको हम लोग क्लासीफाइड करें, बाकी सब मॉडरेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Suppose you want a acidic solution to carry out a chemical reaction with 2 moles of NaOH with sample of acid is best choice for you, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या बोल रहा है, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन मेरे को बाहर निकालना है, ठीक है, किसके हेल्प से, 2 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 57, ठीक है। तो देखिए 2 मोल ऑफ NaOH, ठीक है, यहाँ से मेरे को एसिड बाहर निकालना है, तो 2 मोल ऑफ NaOH क्या क्या बाहर निकाल सकता है वो देखते हैं। चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं, 2 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 1 मोलर H2SO4, ठीक है। तो जो 2 मोल NaOH है वो बाहर निकाल सकता है 1 मोल H2SO4, क्योंकि NaOH की बेसिसिटी होती है 1 और H2SO4 की एसिडिटी होती है 2, तो NaOH का 2 मोल लगेगा H2SO4 के 1 मोल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मेरी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हाँ, एक ये हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, हाँ यहाँ पे दिया है 50 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। अगर मैं 1 मोलर मतलब ऐसा सोल्यूशन ले रहा हूँ जिस 1 लीटर में 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा किससे, NaOH से। बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं ये वाला सोल्यूशन ले रहा हूँ तो मेरे को 50 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, इफ 2 मोल ऑफ NaOH, ठीक है, न्यूट्रलाइज किसको करेगा, 1 मोल ऑफ H2SO4, ठीक है। सेकेंड जो सोल्यूशन है ये भी 1 मोलर H2SO4 है, ठीक है, मतलब 1 लीटर में 1 मोल H2SO4 प्रेजेंट है, बट ये है 56 रुपीज़ पर लीटर का, ठीक है। ये वाला सोल्यूशन अगर मैं खरीदता हूँ ऑप्शन नंबर बी वाला, तो मेरे को 56 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो पहला और दूसरा सोल्यूशन सेम है, बस दोनों की कॉस्ट अलग अलग है। पहले की कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर लीटर, दूसरे की कॉस्ट है 56 रुपीज़ पर लीटर। तो हमको क्या बोल रहा है, विच सैंपल ऑफ एसिड इज बेस्ट चॉइस फॉर यू। बेस्ट चॉइस मतलब हमको कम से कम खर्च करने, ठीक है, ये हमको बोल रहा है वो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से तो 1 ही बेस्ट है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है, 1 मोलर HCl, ठीक है, तो 2 मोल NaOH, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा HCl, इसमें एसिडिटी 1 है तो इसमें भी 2 मोल ऑफ HCl लगेगा। बात समझ में आई। अगर HCl मैं ले रहा हूं तो मेरे को कितने लेने पड़ेंगे, 2 मोल। यहाँ पे 1 मोलर HCl है जिसकी कॉस्ट है 30 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। अगर मैं 1 लीटर लेता हूं तो यहाँ पे 1 मोल HCl मेरे को मिलेगा, पर मेरे को कितना चाहिए, 2 मोल चाहिए। तो मेरे को ऑप्शन नंबर 3 वाला 2 लीटर खरीदना है। मेरी बात समझ में आई। तो मेरी कॉस्ट आ जाएगी इसमें 60 रुपीज़, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में मेरे को कॉस्ट आ रहा है 50 रुपीज़, सेकेंड ऑप्शन में 56 रुपीज़, थर्ड ऑप्शन में 60 रुपीज़, ठीक है। अभी तक तो बेस्ट ऑप्शन नंबर ए ही है। ऑप्शन नंबर डी को भी चेक ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, 1 मोलर HCl 20 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है। फिर से वही, इफ 2 मोल NaOH है तो न्यूट्रलाइज करेगा 2 मोल ऑफ
HCl को, ठीक है। इसका पर लीटर का कॉस्ट है 27 और मेरे को ये लगेगा 2 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर का 27, 2 लीटर का 54 रुपीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में मेरे को 50 रुपीज़ पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मेरे को 56 रुपीज़ पड़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मेरे को 60 रुपीज़ एंड ऑप्शन नंबर 4 में मेरे को 54 रुपीज़। कौन से ऑप्शन में आपको सबसे कम पैसा खर्च हो रहा है? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए तो आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। समझ में आया? बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि NaOH कितने मोल्स ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, बस, ठीक है। उसके बाद इसकी कॉस्ट तो दी हुई है ऑप्शन में, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, तो आप बना लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द करेक्ट एक्सप्रेशन रिलेटिंग मोलैरिटी डेंसिटी एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज। अभी इसका क्वेश्चन किए थे, याद है क्या है? चलो बिना ऑप्शन देखे बताओ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, फर्स्ट नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन, तो इसका आंसर जाएगा सेकंड, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला को ही ऑप्शन में डाल दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, अ कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 74% कार्बन, 8.7% हाइड्रोजन एंड 17.3% नाइट्रोजन बाय मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 162। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कार्बन के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट इनटू नंबर ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की बात करते हैं। कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इसके लिए देख रहे हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया है 74%, ठीक है। चलिए आगे एटॉमिक वेट होता है कार्बन का 12 इंटू नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ कार्बन, यही तो कैलकुलेट करना है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 162 इंटू 100, ठीक है। एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको 74 इंटू 162 अपॉन ये हो जाएगा 12 इंटू 100, ठीक है। पूरा तामझाम आप सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू आएगा 9.99 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो n इज इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं 10। नंबर ऑफ कार्बन कितना आ गया? C10, ठीक है। आगे चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बट इजी होते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इसकी बात करते हैं। कितना दिया है? सॉरी, हाइड्रोजन दिया है सेकंड में। हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज है 8.7% इज इक्वल टू एटॉमिक वेट होता है 1 इंटू एन अपॉन 162, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। एन कैलकुलेट करने के लिए हमको चाहिए क्या? 8.7 इंटू 162, ठीक है, यहाँ पे अपॉन 100, ठीक है। एन सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट एन इज इक्वल टू 13.9 समथिंग। तो एन इज इक्वल टू मैं ले सकता हूँ 14, ठीक है। तो मेरे पास आ गया H14, ठीक है। चलिए अभी एक और चीज़ बचा है, ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन भी निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज कितना दिया है? 17.3 इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन होता है 14 इंटू नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर 162 इंटू 100,
तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 17.3 अपॉन 162 इंटू, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 17.3 इंटू 162 अपॉन 14 इंटू 100। पूरा तामझाम सॉल्व करने के बाद आपके पास पूरा आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 2। ये है नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो N2। तो आपका फॉर्मूला बनेगा C10H14N2। ठीक है, आंसर देखिए आपका जाएगा 4th। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे क्या कर कुछ बच्चे क्या करेंगे, पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे और आंसर क्या लाएंगे, C5H7N। ठीक है, बट इसका मॉलिक्यूलर वेट 162 नहीं होगा। ठीक है, वहां पे आपको साफ साफ बोल दिया गया है कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 162 है, तो आंसर आपका 4 ही जाएगा। ठीक है, आपसे अगर पूछा कि मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा कि इंपेरिकल फार्मूला क्या हो सकता है, तो आपका आंसर भले ही 1 जा सकता है, बट मॉलिक्यूलर वेट दे चुका है 162, तो आपका आंसर जाएगा 4। ठीक है, ये वाली गलती आप मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 नीडेड फॉर कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन एट STP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, C+O2 से फॉर्मेशन होगा CO2 का, वो 1 kg कार्बन का वेट दिया हुआ है और पूछ रहा है O2 का वॉल्यूम एट STP। ठीक है, चलिए स्टोइकोमेट्रिक रेशियो कितना है, 1:1। ठीक है, अब कार्बन का दिया हुआ है वेट, जिसका वेट दिया रहता है उससे इंटू करते हैं मॉलिक्यूलर वेट का। कार्बन का होता है 12। ऑक्सीजन का पूछा हुआ है वॉल्यूम एट STP, जिसका वॉल्यूम पूछता है उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इंटू करते हैं 22.4 का। ठीक है, अब देखिए ये देके ये पूछ रहा है। ठीक है, 1 × 2 to 4, नीचे ला 1 × 12 इंटू कर क्या दिया इसका 1 kg। 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा, 1000 ग्राम। समझ में आया? चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिए, फिर आपका यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैं बोल रहा हूं मेथड, ये देके ये पूछ रहा है नीचे ला इंटू कर, यही तेरा आंसर है। जो फ्लैश एकेडमी पढ़ रहे हैं बच्चे उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो बच्चे बाहर के बच्चे हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो तुहिन सर के द फ्लैश एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं, या फिर द फ्लैश एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें पूरा का पूरा कोर्स डला हुआ है। बहुत ही माइनर रीजनेबल, ऐप का जो चार्ज है वही, कोर्स हमारी तरफ से पूरा फ्री है, ऐप का जो सर्वर का चार्ज लग रहा है वही ऐप चार्ज कर रही है। ठीक है, फ्लैश एकेडमी की तरफ से पूरा का पूरा कोर्स फ्लैश एकेडमी के ऐप में अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये उसमें पूरा अपलोडेड है। ठीक है, और ये ट्रिक आपको अगर सीखनी है, ये कैसे निकल रहा है, इसके लिए आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ आके ये वाला डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बाहर के बच्चों के लिए, अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें पता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, 2 6 आर 1 ठीक है, 2 3 आर 2 5 आर 10.6। ठीक है, 3 1 आर बचे कितने, 2 पॉइंट, 3 8 आर 24 बचे 2, 3 6 आर 20, तो ये आ गया। ठीक है, 1.866666 इंटू 1000 के इंटू करें क्या आ जाएगा, 1866। ठीक है, लीटर। ठीक है, आगे और पॉइंट में बढ़ाएंगे तो 0.67 जो भी है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा जाएगा, 60 का फर्स्ट, 1866.66 लीटर ऑक्सीजन। समझ में आया? ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है, 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है किससे, 4 ग्राम ऑक्सीजन से, फॉर्मेशन हो रहा है H2O का। ठीक है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी का अमाउंट पूछ रहा है बस।
ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। H2 प्लस O2 से फॉर्मेशन होगा H2O का, ठीक है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कीजिए, अब हो गया बैलेंस, ठीक है। H2 कितना ग्राम दिया है 4 ग्राम, O2 कितना ग्राम दिया है 4 ग्राम। यहाँ पे H2O का हमको वेट निकालना है, ठीक है। अब जब दो यहाँ पे रिएजेंट्स दिए रहते हैं, दोनों का वैल्यू दिया रहता है, तो हमको ढूंढना पड़ता है क्या, लिमिटिंग, ठीक है। इन दोनों में से जो लिमिटिंग होगा उसी पे डिपेंड करेगा H2O का फॉर्मेशन। लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। चलिए वेट दिया है, मोल निकालना इजी है, मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यहाँ पे सॉरी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दिया इसका 4 ग्राम, H2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो वेट कितने थे 4 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को होता है 16 एंड 16 2 जार 32, ठीक है। ये निकल गए, ये दिया हुआ है वेट, ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। अब मेरे को क्या निकालना है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1/8, ठीक है। ये है 1/8। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका है 1, ठीक है। इसका आ गया लिमिटिंग रिएजेंट के वैल्यू 1, इसका आ गया 1/8, ठीक है। जो भी वैल्यू लास्ट में मिनिमम निकलेगी वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप लोग मेरे को बताइए 1 बड़ा है या 1/8 छोटा है? हाँ 1/8 छोटा है, वेरी गुड, ठीक है। 1/8 छोटा है तो इसमें लिमिटिंग कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा ऑक्सीजन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ O2 से फॉर्मेशन हो रहा है H2O का, ठीक है, 2H2O का। अब स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:2, ये देख के वो पूछ रहा है वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वेट दिया, जिसका वेट दिया उसका मॉलिक्यूलर वेट से इंटू करते हैं, तो O2 का होता है 32। इसका क्या पूछा हुआ है, वेट पूछा है, जिसका वेट पूछा है तो उसका भी मॉलिक्यूलर वेट से इंटू करते हैं, H2O का होता है 18, ठीक है। अब देखिए ये देख के ये पूछ रहा है, ठीक है। अब जिधर पूछ रहे उधर ही, चलिए इसको और नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये देखे ये पूछ रहा है 2 × 1/8, नीचे ला 1 × 32, ठीक है। नीचे ला इंटू कर, जो भी वैल्यू दिया उसको इंटू कर, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए 4 1s are 4, 4 8s are 32, 2 1s are 2, 2 4s are 2 4 are 8, 2 2s are 2 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 4.5, ठीक है। टोटल वेट ऑफ H2O इज 4.5 ग्राम। देखिए कौन सा आंसर आया है 4.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर सी। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये ट्रिक अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ पे मोल कंसेप्ट पूरा का पूरा कोर्स डला हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, विजिट कीजिए, वो कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 molar H2SO4 must be added to 50 ml of a 0.1 molar NaOH solution to make solution in which the molarity of H2SO4 is 0.050 molar, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है 62, एक सॉल्यूशन रेडी करना है हमको, किसका, H2SO4 का, जिसका मोलरिटी सॉरी मोलर रहेगा वो 0.050 मोलर, ठीक है। ये सॉल्यूशन हमको रेडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या दिया है, 0.1 मोलर NaOH, इसका वॉल्यूम दिया है 50 ml, ठीक है। में हम लोग ऐड करेंगे क्या, 0.1 मोलर H2SO4, ठीक है। इसका वॉल्यूम नहीं दिया है, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि 0.1 मोलर H2SO4 को 0.1 मोलर NaOH के साथ जब ऐड करेंगे तो लास्ट में 0.050 मोलर का सोल्यूशन बचना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है कि जो H2SO4 का जो थोड़ा सा जो क्वांटिटी है
वो NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा, बाकी जो बचेगा उससे हमारा सोल्यूशन बनना चाहिए 0.05 मोलर। समझ में आ गया ना? ये NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा H2SO4 के थोड़े क्वांटिटी से, और जितना क्वांटिटी H2SO4 का बचेगा उससे फॉर्मेशन होना चाहिए बोल रहा है H2SO4 का 0.05 मोलर सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए सबसे पहले 0.1 मोलर और इसका, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू, ठीक है, ये दिया हुआ है 0.1 मोलर इंटू वॉल्यूम कितना है 50, ठीक है, 50 ml, ठीक है, और ये मोलर होता है, मोल पर लीटर होता है, तो इसको मैं क्या करूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मोल इंटू वॉल्यूम, यहाँ पे मेरे निकल जाएगा मोल, तो डिवाइड कर दीजिए 0 से 0, 5 1 जार, 5 2 जार, ठीक है, 5 2 जार 10, 5 0 जार। अब यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको 0.000, ठीक है, 005 मोल। ये क्या निकल गया मेरे पास, मोल्स ऑफ NaOH। ठीक है, कितना आ गया, ठीक है, 0.1/20 को डिवाइड करने पे आ जाएगा ये, ठीक है, पॉइंट लगा देंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0.005 मोल। ये मोल ऑफ NaOH है। अभी मोल ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 0.1 मोलर है और इसका वॉल्यूम नहीं दिया है। ठीक है, तो V से सीधा इसका इनटू करते हैं। ठीक है, ये ml में है, इसको मैं सपोज लीटर में ले रहा हूँ, तो इसका मोल्स आ गया 0.1 V। अभी कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बात समझ में आया? इसको अभी कैलकुलेट करेंगे, अभी किया नहीं है। ठीक है, ये टोटल मोल्स ऑफ H2SO4 है, जिसमें हमको V कैलकुलेट करना है। V मतलब वॉल्यूम ऑफ H2SO4। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब इधर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हमारे पास NaOH है 0.005 मोल। ठीक है, अब इसको न्यूट्रलाइज करना है किससे, H2SO4 से। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, एक मोल अगर H2SO4 है तो उससे NaOH के 2 मोल न्यूट्रलाइज होंगे। ठीक है, क्योंकि NaOH का बेसिसिटी होता है 1, ठीक है, और एसिड का एसिडिटी होता है 2, H2SO4 का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से 0.05 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या लगेगा, 0.0025 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, ये बात समझ में आया? अगर मेरे पास 1 मोल NaOH है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के मेरे को आधा मोल H2SO4 लगेगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 0.005 मोल ऑफ NaOH है, तो मेरे को 0.0025 मोल ऑफ H2SO4 लगेगा। ये बात समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे NaOH तो न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालते हैं। 0.1 ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 है, माइनस कितने खर्च हो गए, 0.0025, इतने मेरे से खर्च हो गए किसमें, न्यूट्रलाइजेशन में, अपॉन ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, सबसे पहला वॉल्यूम V, और जो वॉल्यूम था NaOH का वो 50 ml। ठीक है, ये ml में है, ये भी ml में। ठीक है, ये समझ में आ गया, इज इक्वल टू कितना मोलर का बनेगा, 0.05। यहाँ तक पूरा सेटअप समझ में आ गया। मोल अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलर, जो ये निकला हुआ है। ठीक है, मोल पर लीटर इज इक्वल टू मोलर, ये तो हमें दिया हुआ है, ये हमको फॉर्म करना ही है। ठीक है, 0.05 मोलर। चलिए यहाँ से हम लोग V कैलकुलेट करेंगे। V इज इक्वल टू आएगा हमारा ऑलमोस्ट 50 ml। ठीक है, ये पूरा सेटअप कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा 50 ml। बात समझ में आया क्या? यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है, V बस आपको निकालना है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल के पुट करके रख दी है, आप मेरे को आंसर करके दिखाना आपका 50 आया या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट वॉल्यूम ऑफ a
0.8 मोलर सोल्यूशन कंटेन्स 100 मिलीमोल्स ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या दिया है, सोल्यूशन मोलर सोल्यूशन का मोलर दिया है 0.8 मोलर। मोलर इज इक्वल टू होता है 0.8 मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 100 मिली मोल्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वाट वॉल्यूम, ये V। ठीक है, V कैलकुलेट करना है हमको। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, मोलर, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मोलर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, मोलर कितना दिया हुआ है 0.8 इंटू वॉल्यूम कितना दिया है, यही तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोल्स कितना दिया हुआ है, मोल्स मेरे पास दिया हुआ है 100 मिली मोल्स। 100 मिली मोल्स को मोल्स में कन्वर्ट, मिली को हटाने के लिए 100 इंटू 10⁻³ ये हो गया मोल्स। ठीक है, इज इक्वल टू 0.8 इंटू वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 0.8 को इधर भेज देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.8। समझ में आया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 0 से 0 ये हो जाएगा -1। ठीक है ठीक है, अब वॉल्यूम हमारे पास आएगा 10⁻⁻1 अपॉन 0.8। ठीक है, ऊपर 0.8 को इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻1 इंटू 10 अपॉन 8। ठीक है, आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/8 लीटर। ठीक है, अच्छा हमको क्या निकालना है, हमको ml में निकालना है। ठीक है, ये है वॉल्यूम लीटर में, लीटर को ml में चेंज करने क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे। ठीक है, 1/8 इंटू 1000, 8 1 जार, 8 1 जार, फिर 2, 8 2 जार, फिर 4, 8 5 जार। तो आंसर आ गया वॉल्यूम इज 125 ml। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको जब भी मोलर दिया रहे और आपको बोले मोल कैलकुलेट करो, तो आप मोलर इनटू वॉल्यूम करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपका आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कैलकुलेटिव है और कॉन्सेप्चुअल भी है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए N2 दिया है कितना, 1 ग्राम। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, वेट दिया है 1, मॉलिकुलर वेट N2 का होता है 28, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू N अपॉन Na। ठीक है, अब मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Na अपॉन 28, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल में है 2 एटम। ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, ठीक है, Na अपॉन 28, ये नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल है, इंटू 2 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू Na अपॉन 14। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n/28। सबसे पहले मॉलिक्यूल पूछा है, देन नंबर ऑफ एटम पूछा है। ठीक है, n/28 n/28 n/, हाँ ऑप्शन नंबर 4 देखिए, n/28 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड नंबर ऑफ एटम n/14। समझ में आया, आंसर नंबर 4। चलिए
64 का 4। आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ O2 at NTP is 1.429 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। द डेंसिटी ऑफ O2 एट NTP इज 1.429 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है और आपको सॉल्व करके भी मैं बता दूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है, जब भी आपको स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस या लिक्विड या इस टाइप से कुछ पूछे, एसटीपी एनटीपी या स्टैंडर्ड वर्ड यूज करे, तो आप आंख बंद करके 22.4 टिक कर देना। ठीक है, 22.4। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू कितना दिया है, 1.429 ग्राम पर लीटर। ठीक है, अब यहां पे मेरे को क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेट दिया है इनडायरेक्टली। ठीक है, वेट कितना दिया है और वॉल्यूम भी दे दिया है। ठीक है, अब मेरे को मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करना है। चलिए, O2 वेट कितना दिया है, 1.429 ग्राम अपॉन O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, O2 का मॉलिक्यूलर वेट, O2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है, O का होता है 16, O2 का होता है 32। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू, अगर मेरे को मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, एसटीपी दिया हुआ है। ठीक है, एनटीपी दे तो 22.4। ये फॉर्मूला लगा के मेरे को V ऑफ द सोल्यूशन मेरे को कैलकुलेट करना है। चलिए, तो 1.429 अपॉन 32 इंटू 22.4 इज इक्वल टू V ऑफ द लीटर। अब ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो आपको V ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इज 22.4 ही आएगा। बात समझ में आया? और ये चीज़ आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस और लिक्विड ऐसा पूछा हुआ है, तो आप 22.4 को टिक कर देना। ठीक है, समझ में आया? आंसर आ जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ the fraction of volume occupied by the nucleus with respect to the total volume of an atom is चलिए सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का शेप होता है स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ द स्फीयर ऑफ formula of volume for sphere is 4/3 pi r cube। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, चलिए देखते हैं। 4/3 पाई r, हाँ न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻13। ठीक है, ये हो गया 13 का क्यूब अपॉन 4/3, ये न्यूक्लियस 4r। हाँ, आगे दिया है एटम का रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। ठीक है, तो एटम का रेडियस होता है 10⁻⁸ का क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो धाएं धाएं कट गया, आगे क्या बचेगा, 10⁻39 अपॉन 10⁻24। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 10⁻39 माइनस 24। ठीक है, प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा +24। आंसर कितना आएगा, ठीक है, आ गया 5 और 1। 10⁻⁻15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 66 का फर्स्ट। समझ में आया? ये जो क्वेश्चन, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो वैल्यूज है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दिया गया था। ठीक है, वहां से ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथ्स लगाना है बस यहाँ पे। 66 का आंसर नंबर फर्स्ट। बात करते हैं 67 की। द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। मैं पेन नहीं चलाऊंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। ठीक है, बिना ऑप्शन देके बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। इन अ कंपाउंड एक्स is
75.8% and y is 24.2% by weight present. If atomic weight of x and y are 24 and 16 respectively, then calculate the empirical formula of the compound. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68. चलिए यहाँ पे x दिया है 75.8% एंड y दिया है 24.2% बाई वेट. ठीक है, ये वेट परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, आप चाहो तो रेशियो के फॉर्म में ले सकते हो, जैसे चाहो वैसे ले सकते हो. ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये लगभग इसके 3 टाइम्स हैं. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ x रेशियो y, ठीक है, बाई वेट 3:1. समझ में आया? ठीक है, चलिए ये दिया है उनका वेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया है. क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ. ठीक है, वेट कितना दिया है? 3. एटॉमिक वेट कितना दिया है, या एटॉमिक वेट दिया है 24. ठीक है, रेशियो NY का वेट दिया है 1, एटॉमिक वेट कितना दिया है 16. चलो सॉल्व करते हैं. 3 1s are 3 8s are. ठीक है, 1/8 रेशियो 1/16. इसमें पूरे में मैं 16 का इंटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 2:1. ठीक है, तो x 2 y 1. समझ में आया क्या? आंसर क्या जाएगा? x2 y, ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, अब जैसे चाहो वैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सबसे इजी और परफेक्ट तरीका है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं. द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बुलेट ऑफ 10 ग्राम इज 10 to the power -5. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी. ठीक है, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज इक्वल टू होता है h/4 इसको और लिख सकते हैं डेल्टा x डॉट, ठीक है, डेल्टा p की वैल्यू लिख सकते हैं m डेल्टा v इज इक्वल टू h/4. डेल्टा v हमको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा v इज इक्वल टू, ठीक है, h/4 की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 0.529 इंटू 10 to the power -34. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. 0.529 इंटू 10 to the power -34 अपॉन, ठीक है, डेल्टा x की वैल्यू कितनी दी है 10 to the power -5 इंटू, ठीक है, मास कितना दी है 10 ग्राम. ठीक है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power -3, ये हो गया किलोग्राम. ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं. डेल्टा v इज इक्वल्स टू, ठीक है, 10 to the power -5 10 to the power -3 हो गया 10 to the power -8 एंड 10 to the power -7. 0.529, ठीक है, ये हो गया 10 to the power -7 ऊपर जाके +7, तो आ जाएगा 10 to the power -34 इंटू 10 to the power 7. ठीक है, टोटल क्या आ गया डेल्टा v इज इक्वल टू 0.529 इंटू यहाँ से आ गया 10 to the power -27. ठीक है, चलिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मैच करते हैं ऑप्शन. ठीक है, 0.529 10 to the power -27, या मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा v इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10 to the power -26. सॉरी, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 5.29 इंटू 10 to the power -28, ठीक है, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 5.29 इंटू 10 to the power -28 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, ठीक है, बट टफ नहीं है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. 75 का आ गया 3. 76. The de Broglie wavelength of a particle with mass 1 gram and velocity 100 meter per second is, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76. ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h/mv. चलिए लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 to the power -34. m की वैल्यू
1 ग्राम है, 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया। वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए लैम्डा कैलकुलेट करते हैं। 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, यहाँ पे आ गया 10⁻³ इंटू 10⁻², 10⁻⁻1। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10, कितना आ गया 6.6 इंटू 10⁻, ठीक है 6.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, चलिए ऑप्शन मैच करते हैं। 6.6, हे भगवान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, बीच में इंटरप्शन हो गया था, माफ़ी चाहता हूँ। तुहिन सर का फ़ोन आया था, अभी रात के बज रहे हैं 11, कंफर्म कर रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, काइनेटिक which of the following statement is wrong? Kinetic energy of an electron is half of the magnitude of its potential energy। ठीक है, एनर्जीज में अगर मैं रिलेशन देखूं तो होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये होता है एनर्जीज में रिलेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ होता है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं बात करूं तो ये 2 मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी बट काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव। ठीक है, अगर नेगेटिव का इंटू कर दूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 z² अपॉन n², ये होता है। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, n की वैल्यू को मैं इंक्रीज करूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, मतलब माइनस छोटा। तो माइनस जो छोटा होता है वो होता है प्लस में बड़ा। तो n की वैल्यू इंक्रीज करने पे एनर्जी जो है इंक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, तो ऑप्शन जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एंड फिफ्थ शेल फॉर हीलियम वुड बी। ठीक है, वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 72 में। ठीक है, v इज प्रोपोर्शनल टू होता है, ठीक है, सॉरी, v इज इक्वल टू होता है 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z अपॉन n। ठीक है, यह है वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एंड फिफ्थ शेल फॉर हीलियम वुड बी। ठीक है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू, फॉर सेम एटम है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n। ठीक है, तो v ऑफ द थर्ड शेल इज इक्वल टू, ठीक है, 1/3 अपॉन v ऑफ द फिफ्थ शेल इज इक्वल टू 5/1। ठीक है, तो v3 रेशियो v5 आ गया 5:3। आंसर जाएगा आपका 5:3, आंसर नंबर फर्स्ट। समझ में आया? चलो 72 का आ गया आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं। द एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल इन हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल विल बी। ठीक है, चलो ठीक है, जनरली क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ द सेकेंड होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है,
एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन इज E1 इज इक्वल टू कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, माइनस को गायब कर दिया तो E2 हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया क्या? आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये एनर्जी जो कैलकुलेट करते हैं E इज इक्वल टू -13.6 अपॉन, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए n²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पर फॉर्मूला में चेंज करके उसने क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल इन हाइड्रोजन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव में, तो सेकेंड एनर्जी भी पॉजिटिव में होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है? चलिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विथ मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? लैम्डा ही तो कैलकुलेट करना है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। m इज इक्वल टू व्हाट? m इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 10 टू पावर -3 इंटू वेलोसिटी इज व्हाट 100। लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हाँ ग्राम एन मीटर पर सेकेंड ये हो गया। ठीक है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, ये 10 टू पावर -3, ये 10 टू पावर 2, 10 टू पावर -1, ऊपर आके हो गया 10। ठीक है, इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू पावर -33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए समझ में आया, आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज पॉसिबल फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, मैग्नीशियम आयन बोल रहा है, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम का ग्राउंड स्टेट में होता है एटॉमिक नंबर 12। मैग्नीशियम आयन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम। 2 2 4 + 6 10 + 1 11। ठीक है, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या पूछ रहा है, पॉसिबल क्वांटम नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं n इसके लिए हो जाएगा 3, s है तो l इज इक्वल टू हो जाएगा 0, m इज इक्वल टू हो जाएगा 0 एंड s इज इक्वल टू हो जाएगा +½ और -½ चलिए कौन सा मैच कर रहे देखते हैं। n इज इक्वल टू 3, हाँ यही दोनों है तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 कट गया। ठीक है, l इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू +½ तो 77 का जाएगा 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78। हाउ मैनी अनपेड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन निकिल प्लस। क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, निकिल प्लस ग्राउंड स्टेट में निकिल में होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनका ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d8 4s2। ठीक है, निकिल प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए रिमूव, बचा क्या 3d8 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं निकिल में 1 एंड 2। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका 2। समझ में आया क्या? चलिए 78 का आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 79। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग 1.8 ग्राम। ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, कंफ्यूज करने के लिए ड्रॉप वगैरह बोल दिया, आपको दे दिया है 1.8 ग्राम ऑफ वाटर। 1.8 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करना है, इतना इजी है। ठीक है, चलिए H2O का वेट कितना दिया है 1.8 ग्राम। ठीक है, वेट दे दिया है, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। ठीक है, देखिए एक H2O में कितने एटम हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम, 3 एटम है टोटल। ठीक है, हाँ चलिए अब नंबर ऑफ पहले मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। 1.8 वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट H2O को होता है 18। ठीक है, इज इक्वल टू n अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, या ऑप्शन भी Na के फॉर्म में तो इसको लिख देंगे Na। ठीक है, चलिए आगे n इज इक्वल टू होता है 1.8 अपॉन 18 इंटू Na। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 10।
ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/10 Na, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ क्या हो गए, ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल में है 3 एटम, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मैं नंबर ऑफ एटम निकालना चाहता हूं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 3/10 Na। 3/10 को लिख सकता हूं मैं 0.3 Na, आंसर जाएगा 0.3 Na का ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 का आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, द क्वांटम नंबर m ऑफ अ फ्री गैसियस एटम इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। मैं पेन नहीं चलाऊंगा, ठीक है, इसका आंसर ऐसे ही बताऊंगा, आप भी बताओ। चलो m क्वांटम नंबर जो m रहता है, ठीक है, वो क्या एक्सप्लेन करता है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द ऑर्बिटल, रॉन्ग, ठीक है। द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल एक्सप्लेन करता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये सही है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय m, ठीक है। समझ में आया, आंसर आ गया 80 का 3। सॉरी पेन नहीं चलाऊंगा बोला था, पेन चला दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड्स, करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज नॉट ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जहां पे आपके आइसोटोप्स की बात आती है वहां पे ये रूल वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकंड है मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज 22.4 लीटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज ट्वाइस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपको पता होगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, रिलेशन ये है। और बोल क्या रहा है, वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास का ट्वाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर फ्रैक्शनल, ठीक है, दिस इज आल्सो नॉट या मे बी दिस इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि जितने भी हम लोग एटॉमिक मास देखते हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट पॉइंट्स में होते हैं। हम लोग उनको अप्रॉक्स और कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग उनको होल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर बी एंड डी करेक्ट लग रहा है। देखते हैं ऑप्शन, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, रॉन्ग, स्टेटमेंट बी इज ट्रू, करेक्ट, और स्टेटमेंट सी इज ट्रू, रॉन्ग, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, रॉन्ग। तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब बच्चा यहां पे क्या सोचेगा, बी एंड डी दो ऑप्शन सही है, क्यों ना मैं ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू कर दूं, हो सकता है वो भी सही हूं, ठीक है। गलत दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी एंड डी करेक्ट है, बट आपके ऑप्शन में डी ऑप्शन के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर इनकरेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जिक फोटोन, ठीक है। चलिए सबसे यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, सबसे कम एनर्जिक फोटोन कौन रिलीज करेगा, ठीक है, या सबसे कम एनर्जी कौन से ट्रांजिशन में रिलीज होगी। तो इसके लिए आपको बता दूं, ठीक है, N1 इज इक्वल टू हायर होना चाहिए, ठीक है, और N2 उसी के आसपास होना चाहिए, हायर के आसपास होना चाहिए, ठीक है, हायर के आसपास, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, यहां पे सबसे पहले देखिए n किस सबसे ज्यादा हायर कौन कौन से में है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन में है आपका पहला ऑप्शन n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 6 है, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो आप इनमें से सबसे ज्यादा सब n इज इक्वल टू हायर है ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 में। देन आप क्या चेक करेंगे, n1 तो आपको मिल गया, अब n2 देखिए, n2 में हायर के आसपास होनी चाहिए थी,
n इज इक्वल टू 1 हायर के आसपास है, n इज इक्वल टू 5 हायर के आसपास है क्या, हाँ n इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेट करना, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। What is the maximum number of emission lines obtained when excited electrons of hydrogen atom in n is equal to 5 drops to the ground state? ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चों, याद है क्लास में किए थे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, यहाँ पे n2 इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू 5 है और एक है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो n डैश है ग्राउंड स्टेट में, n डैश हो जाएगा 1। ठीक है, अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ऑर्बिटल इनटू डिफरेंस ऑफ ऑर्बिटल प्लस 1 अपॉन 2। डिफरेंस कितने हैं 5 और 1 में, 5 माइनस 1 4, ठीक, इंटू 5 माइनस 1 4 प्लस 1। ठीक है, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 4 जार 20, 20/2 कितना आ गया 10, तो आंसर जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया, 83 का ऑप्शन नंबर डी। ये पूछे नंबर ऑफ लाइंस जब भी आपको पूछेगा, ठीक है, तो दो ऑर्बिटल्स के बारे में वो बातें बोलेगा, दो ऑर्बिटल्स, जिन दो ऑर्बिटल्स की बात बोलेगा उनका आप डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना, डिफरेंस इनटू डिफरेंस प्लस 1/2, यहां से करके आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। आइडेंटिफाई द पेयर्स विच आर नॉट आइसोटोप्स। ठीक है, पहला ऑप्शन है, देखिए 6x12 6y3, 3 नहीं है 13 होगा, फिर भी ठीक है, हम लोग नॉट आइसोटोप्स बोल रहे हैं, तो 6 6 ये आइसोटोप्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका नंबर ऑफ z इज इक्वल टू इक्वल है। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी 17th x 35 17th y 37, ये भी आइसोटोप्स हैं क्योंकि इनका z इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 6x 14 7y 14। ठीक है, ये क्या है, आइसोटोप्स नहीं है, ये है आइसोबार्स। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 4x 8 4y 8, ये भी है क्या, आइसोबार्स, आइसोटोप्स नहीं, तो क्या पूछे नॉट आइसोटोप्स, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी एंड डी नहीं है, तो किसमें है सी एंड डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, क्या बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 85 में कंडीशन दे दिया, डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा p बोल दिया है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा x डॉट डेल्टा p इज इक्वल टू 4 पाई इज h अपॉन 4 पाई, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा डेल्टा p डॉट डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है, कंडीशन उसने दे दिया है। ठीक है, डेल्टा p डॉट डेल्टा p ये हो जाएगा m डेल्टा v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। समझ में आया, चलिए आगे इसको और कर सकते हैं, डेल्टा v स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं, डेल्टा v इज इक्वल टू पूरे का मैं कर दूंगा रूट h अपॉन 4 पाई m स्क्वायर। ठीक है, जो जो बाहर निकल रहे हैं रूट्स उसको बाहर निकाल देते हैं, डेल्टा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 4 से 2 निकल गया, और m ये आ जाएगा h अपॉन पाई। ठीक है, तो मैच करके देखते हैं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज 1 अपॉन 2m h अपॉन पाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ तक हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अभी रात के बज रहे हैं 12। ठीक है, बीच बीच में बहुत सारे इंटरप्शंस आए, मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, घर से कॉल्स आ रहे थे, वो सारे अटेंड कर करके मैंने ये वीडियो ये मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है,
अभी मेरे आसपास कोई नहीं है, तुहिन सर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सीसीटीवी से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है, रिएक्शन का सीक्वेंस दिया है एस एट सॉलिड प्लस 8O2 गैस, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, 8SO2 गैस का, ठीक है। अब सेकेंड दिया है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इसे फॉर्मेशन हुआ 2SO3 गैस का, ठीक है। चलो अब देखते हैं, उसने पूछा कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एस एट, ठीक है, इसका मोल दे दिया और पूछ रहा है SO3 के कितने ग्राम बनेंगे पूछ रहा है, ठीक है, ग्राम मतलब वेट पूछ रहा है। चलो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसमें मैं क्या करूंगा पूरे में, ठीक है, 4 का इंटू कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, पूरे में 4 का इंटू कर दूंगा तो ये हो जाएगा 8SO2 गैस प्लस 4O2, 4 2 8SO3, ठीक है। अब रिएक्शन नंबर फर्स्ट एंड रिएक्शन नंबर थर्ड को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो रिएक्शन के जो दोनों साइड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। अब बचा क्या, S8, ठीक है, प्लस 8 + 4 12O2 से फॉर्मेशन हो रहा है 8SO3 का, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मेन रिएक्शन, दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके ये आ गया एक कंबाइंड रिएक्शन। चलिए अब मैं डाटा क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, सल्फर का मेरे को दिया हुआ है 1 मोल, ठीक है, और मेरे को ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, मतलब ये क्या होगा, एक्सेस में होगा, और इसका मेरे को पूछ लिया है वेट। तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:8, ठीक है। ये जो मेथड में 1:8 ये ए दे के ये पूछे नीचे ला इनटू कर, इसकी खास बात ही यही है, जिसके बारे में नहीं पूछा है उसके बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है। ये मेथड अगर आपको सीखना है तो आप द फ्लैश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाके सीख सकते हैं, सर ने प्रॉपर वीडियो डाली हुई है। अगर वहां पे वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसमें पूरा का पूरा मोल कंसेप्ट का पूरा कोर्स उसमें डला हुआ है, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। चलिए इसका क्या पूछा, वेट, जिसका वेट पूछा होता है उसका करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से इनटू। सल्फर का होता है बच्चों 32, ऑक्सीजन का होता है प्लस 16 × 3, 16 × 3 48 प्लस 32 कितना हो गया 0, 8 × 80, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या दिया, मोल, जिसका मोल दे रहा है उसका करते हैं इंटू 1 से, ठीक है। ये देके ये पूछ रहा है 8 × 80, नीचे ला इंटू कर 1 मोल, यही तुम्हारा आंसर है। 8 8 64 और 0 640 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया क्या है, इजी है ना, क्यों नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अभी 86 देखे, 87, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड एट एसटीपी इन गिवन रिएक्शन, ठीक है। H2 गैस प्लस हाफ O2 देन H2O गैस, ठीक है। H2 से एंड हाफ O2 से H2O गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और दिया हुआ है क्या, H2 का दिया हुआ है 2 ग्राम वेट, O2 का दिया है 32 ग्राम ऑफ वेट एंड H2O, यही तो हाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। इसका क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, जब रिएक्शन में दो रिएक्टेंट का वैल्यू दिया रहता है मोल कंसेप्ट में, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट फाइंड आउट करना पड़ता है लिमिटिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ मोल्स पहले कैलकुलेट करते हैं। वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है, वेट कितना है 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट H2 का 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है × 1, ठीक है। तो इसका लिमिटिंग मोल आ गया 1,
इसकी बात करते हैं, वेट कितना दिया है 32, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है O2 का O का होता है 16, O2 का होता है 32, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने हैं 1/2, मतलब 1/2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। तो आप बताइए मिलीमोल्स कौन है 1 या 2, तो यहाँ पे लिमिटिंग है हाइड्रोजन, समझ में आया क्या, हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिटिंग है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करेगा किस पे, लिमिटिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है H2 से फॉर्मेशन हो रहा है H2O का, ठीक है, जो एक्सेस में उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। H2 कितना दिया है 4 ग्राम, H2O कितना बन रहा है इसको निकालना है, ठीक है। STP कंडीशन दिया है, जब भी STP NTP SATP दिया रहे तभी आप V/22.4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए वेट दिया हुआ है, रेशियो देख लेते हैं 1:1, ठीक है, 1:1 है, इसका वेट दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट्स इंटू करेंगे, 1 इंटू H2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 2, इसका पूछा है वॉल्यूम तो 1 इंटू 22.4, ठीक है। चलो फिर से वही, ठीक है, ये देके ये पूछ रहा है तो क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे फिर इंटू करेंगे, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो 2 1 2 2 22.4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 44.8 लीटर, ठीक है, समझ में आया क्या, 44.8 आंसर जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मैग्नीशियम शोज मैक्सिमम रेडियस, ठीक है। अब रेडियस का आ गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है कहाँ का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, ठीक है, उठ के आ गया है, गलती से नहीं आया, ठीक है, रेडियस का, क्योंकि हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, इसलिए आया है। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है। चलिए सबसे पहला कंपाउंड है MnO2, यहाँ पे MnO2 है तो Mn+4 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है KMnO4, यहाँ पे 4 2 8, ठीक है, यहाँ पे Mn है 4 2 8 -1 Mn+7, ऑप्शन नंबर 3 MnO, यहाँ पे है ये O2 माइनस तो Mn+2, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है K3MnCN6, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी आ गया, रेडियस के कॉन्सेप्ट पे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ गया, लास्ट में क्या आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आ गया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेशियम को होता है +1 इंटू 3 +3, ठीक है, प्लस Mn का कैलकुलेट करना x, साइनाइड का होता है -1 इंटू 6 -6 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3, तो यहाँ पे है Mn+3, ठीक है। तो अब एक चीज आप लोग जानते होंगे, ठीक है, कोई भी मेटल आयन है, ठीक है, उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ही उसका रेडियस छोटा है, जितना ज्यादा उस पर माइनस चार्ज है वो उतना ही उसका रेडियस बड़ा है, ये चीज आप लोग जानते होंगे। सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किस पे है Mn+7, तो इसका रेडियस सबसे छोटा है। मैक्सिमम रेडियस की बात करेंगे तो Mn+2, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया क्या, ठीक है, ये होता है ना रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो सबसे कम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसका रेडियस सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बात करते हैं 88 का ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। The ratio of velocity of the electron in the third and fifth orbital of lithium would be, ठीक है, वेलोसिटी का
क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। V इज इक्वल टू होता है 2.18 इंटू, ठीक है, Z अपॉन N, ठीक है, लिथियम आयन के लिए पूछ रहा है और किस कौन कौन सा, थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिटल, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, Z तो कट जाएगा, सेम है, ठीक है, 2.8 भी कट जाएगा, तो V3 अपॉन V5 इज इक्वल टू 5/3, रेशियो आ जाएगा 5:3। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देखा हुआ है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ रिपीट हुआ है, ऐसे लिखिए, और क्वेश्चन नंबर भी मेरे को बताइए, ठीक है। चलिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर रिपीट हुआ है तो आप लोग मेरे को बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 का आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 90, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट दिया है, हाँ, मोल्स कैलकुलेट करना है, वेट दिया है, पहला दिया है 8 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, वेट कितना दिया, 8 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट O2 का होता है, O का होता है 16, O2 का होता है 32, 8 1 जार 8 4 जार, तो 1/4 मतलब 0.25 मोल। तो A का तो आ गया, A का तो आ गया क्या, Q, ठीक है। अब B का देखते हैं, B क्या है, 4 ग्राम ऑफ H2, 4 ग्राम ऑफ H2, ठीक है। वेट कितना है, 4, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, H2 का होता है 2, ठीक है, तो आ गया 2 मोल, ठीक है। तो B का आ गया 2 मोल, किस में है, S में, B का आ गया S। ऑप्शन नंबर C की बात करते हैं, 52 ग्राम ऑफ He, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। वेट कितना है, 52 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना हीलियम का होता है 4, 4 1 जार 4, 13 जार, कितना आ गया 13 मोल, ठीक है। C का आ गया आपका P। D देख लेते हैं, 112 ग्राम ऑफ N2, ठीक है। चलिए, क्या दिया है, 112 ग्राम ऑफ N2, ठीक है। चलिए बात करते हैं 112 N2, वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट N का होता है 14, N2 का होगा 28, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। 7 से जाएगा क्या, चलिए देखते हैं, 7 4 आर 28, 7 1 आर 11 एंड 4 7 6 आर 42, 4 1 आर 4 4 आर, कितना आ गया 4 मोल्स, ठीक है। तो D का आएगा क्या, R, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैच करते हैं, D का R R, ठीक है, C का P, ठीक है, D का R, C का P, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। B का S एंड A का Q, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 90 का जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मोल के बेसिक फॉर्मूला से ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हमको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इजी से लेके टफ, ठीक है। यही चीज तो अपन करते हैं, इजी से स्टार्ट करते हैं, टेक ऑफ करते हैं पूरा हाईएस्ट पॉइंट जहां तक पहुंचा जा सकता है किसी चैप्टर में, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, ये सारी कोर्सेस हमारी ऐप में अवेलेबल है, आप ऐप को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप कोर्स परचेस करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, if Avogadro's number Na is changed from 6.22 into 10 to power 23 per mole to 6.022 into 10 to power 20 moles, the would change, ठीक है। बोल रहे हैं एवोगाड्रो नंबर के जब वैल्यू चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज होगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो क्यों चेंज नहीं होगा बच्चों, क्योंकि रेशियो जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, सपोज Na अपॉन Na ऑफ A अपॉन
Na ऑफ B, ठीक है। तो Na तो सबके लिए चेंज हुआ है, तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू इच अदर इन अ कंपाउंड, ठीक है। फिर वही बात, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, बोला बार बार रेशियो रेशियो ऐसा दे रहा है, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए क्या ये चेंज होगा क्या, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर का मास इन ग्राम से कोई रिलेशन है क्या, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर का रिलेशन है मास ऑफ एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास से इसका रिलेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो बचा है उसकी बात करते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ये जरूर चेंज होगा, क्यों, ठीक है, ठीक है। सपोज अभी एवोगाड्रो एक एएमयू में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। जब चेंज नहीं हुआ है तब 1 Na, ठीक है, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 ये होता है 1 AMU कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर ये Na चेंज हो गया तो ये जो 1 AMU है वो भी चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई तो कमेंट में लिखिए, आई नहीं आई तो फिर से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, एवोगाड्रो नंबर चेंज होगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों एटम या दोनों मॉलिक्यूल्स के लिए एवोगाड्रो नंबर चेंज हुआ तो रेशियो में चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में फिर से रेशियो था, रेशियो में चेंज नहीं आएगा। द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, तो कोई भी जब ग्राम जो मास होता है, ठीक है, उससे रिलेशन नहीं होता एवोगाड्रो नंबर का। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 मोल कार्बन में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, इन्हीं का मास होता है 1 AMU, ठीक है। अगर Na चेंज होगा तो उसका एटॉमिक मास भी चेंज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज 2 मोल ऑफ गैसेस हीलियम आयन प्रेजेंट इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्स टू आयोनाइज, आयोनाइज बोल रहे हैं मतलब यहां पे कैलकुलेट करना है क्या आपको, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलिए ठीक है, गैस दिया आपको हीलियम प्लस, ठीक है। एनर्जी E इज इक्वल्स टू होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए -E, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी E की वैल्यू होती है, हीलियम गैस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। E इज इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन N², ठीक है। चलिए तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू Z², हाइड्रोजन हीलियम, तो Z इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन N², N 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो आ जाएगा E1 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 4, 4 6 आर 24, आ गया 2, 4 3 आर 12, 12 प्लस 2 14, आ गया 1, 4 1 आर 4 एंड 9, सॉरी 4 1 4 एंड 4 5, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -54.4, ठीक है। ये चीज समझ में आया क्या। चलिए आगे देखते हैं E इनफाइनाइट, ठीक है। E इनफाइनाइट कितना आएगा, -13.6, ठीक है, इंटू 2², N की वैल्यू आ जाएगी इनफाइनाइट, मतलब E इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी कितना आएगा, E इनफाइनाइट माइनस E1, तो E इनफाइनाइट 0 माइनस E कितना आ गया 54.4, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू 54.4, ठीक है। ये है पर एटम, ठीक है। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी आया है ये एक एटम के लिए आया है, ठीक है। अभी कितना है, 2 मोल्स हीलियम के लिए निकालना है। ये जो आंसर आया है आप लोग हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना, ये एक एटम के लिए बच्चों, ठीक है। तो उसने क्या पूछा, 2 मोल गैसियस हीलियम के लिए पूछा है, ठीक है। चलिए 2 मोल में कितने हीलियम होंगे, कैलकुलेट करते हैं। 2 मोल्स इज इक्वल टू मोल इज इक्वल टू N अपॉन Na, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू Na, ठीक है। ये हो गया 2 मोल्स में इतने नंबर ऑफ हीलियम्स हैं, ठीक है। एक हीलियम में एनर्जी इतनी है तो 2 मोल हीलियम की एनर्जी कितनी होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर 2 मोल ऑफ
2 मोल ऑफ हीलियम इज कितना आएगा 2 इंटू एन ए इंटू 54.4, ठीक है। इसको इंटू कर दीजिए, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 4 5 जार 10, ठीक है। 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, साथ में क्या है Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका 2, 108.8 Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया क्या? जो एनर्जी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए वो एक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आता है, ठीक है, एक एटम का। लेकिन हमारे पास कितने हैं 2 मोल्स एटम है, 2 मोल्स एटम को नंबर में चेंज कीजिए, उसका इंटू कर दीजिए, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन E1 विथ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर एंड E2 विथ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 93, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो सबसे पहले E1 की बात करते हैं अपॉन E2। E1 के लिए कितना है 800 नैनोमीटर, तो 800, E2 कितना है 400, 0 0 0 0 1/2, तो E1 इज इक्वल टू E2/2, ठीक है। कोई रिलेशन मैच कर रहा है क्या? नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं E2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए E1 इज इक्वल टू E2/2, कोई रिलेशन मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ E2 इज इक्वल टू 2 इंटू E1, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, E2 इज इक्वल टू 2 E1, ऑप्शन नंबर 3, 93 का 3, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म होने वाला है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, सॉरी हीलियम आयन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ 94, आप लोग जानते हैं 1 अपॉन लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स के लिए n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये होता है ठीक है, n1 इज इक्वल टू 1 एंड n2 इज इक्वल टू 2, और लाइमन सीरीज के लिए बोल रहे हैं तो ठीक है। तो लैम्डा 1, ठीक है, और किसके लिए हीलियम आयन के लिए तो r z की वैल्यू होती है 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n4, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ रहती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो लास्ट लाइन की वेवलेंथ रहती है वो सबसे कम होती है, सबको पता है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू r या 4r, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, क्या हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 3r, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3r, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 1/3r, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। समझ में आया? एकदम इजी, ठीक है। आपको मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ के बारे में पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो जितने भी लाइमन, बामर, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्रे, जितने भी सीरीज हैं सबकी जो फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है और लास्ट लाइन की वेवलेंथ मिनिमम होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। विच पेयर ऑफ आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन को ढूंढ रहे होंगे, है ना, कहाँ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कहाँ है आइसो प्रोटोनिक, कहाँ है आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सब, ठीक है। चलो बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। फ्लोरीन माइनस एंड क्लोरीन माइनस नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वे स्पीशीज होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए फ्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस नॉट, सोडियम माइनस, पोटेशियम माइनस ये भी नहीं है, ठीक है। सोडियम प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस 2 ये हैं। सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम प्लस में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम में होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम प्लस 2 में होंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10, आंसर जाएगा 4। पेन चलाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, मैच द कॉलम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस इज गिवन बाय क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। डेफिनेट प्रोपोर्शंस का लॉ दिया था किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने। तो ऑप्शन नंबर ए का जाएगा आपका एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस ये दिया था आपको डाल्टन ने, तो बी का जाएगा आर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये दिया था एंटोनियो लवेशियर ने, ठीक है, तो सी का जाएगा पी, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये दिया था गे लुसाग ने, ऑप्शन नंबर क्यू, ठीक है। तो ए का एस, बी का आर, सी का पी एंड डी का क्यू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। वेरी इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की सब जो इधर उधर की बातें हैं जिसको लास्ट आर्टिकल में कराया गया वहां से आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। एक क्वेश्चन आएगा कहाँ से, क्वांटम नंबर से, नीट के भी एग्जाम में आएगा और टेस्ट में भी 2-3 आए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ये एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, रेडियस मतलब साइज, ठीक है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। तो एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल, ए का जाएगा क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ये एक्सप्लेन करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल को, ठीक है, तो बी का जाएगा एस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, इसको ये एक्सप्लेन करता है। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है अगर ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन सी अगर रिपीट हुआ है तो बोलिए रिपीट हुआ है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके, ठीक है। मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे चीजें याद रहती नहीं है। अगर आपको याद है ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन पी, ठीक है। आगे स्पिन क्वांटम नंबर ये शो करता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, तो ए का क्यू, ए का क्यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। बी का एस, बी का एस तो 2 और 3 कट गए, ठीक है। सी का पी, सी का पी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इजी क्वेश्चन, समझ में आया क्या? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बस एकदम अंतिम की तरफ पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 98 द एम्पेरिकल मास ऑफ इथीन इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। चलिए इथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ठीक है। अगर इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो हो जाएगा CH2, ठीक है। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास से इसका मॉलिक्यूलर मास हाफ है, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक है। असर्शन रीजन इज बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। इस बार हमने 3 असर्शन रीजन के क्वेश्चन डाले हुए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़ सके, ठीक है। आप जैसे जानते हैं सिलेबस रिड्यूस हुआ है, पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आने वाला है, असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। आपके पूरे सिलेबस से एक एक कोने से क्वेश्चन आ सके, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अपडेटेड सिलेबस से आपका क्वेश्चन आए, आप प्रैक्टिस कर पाओ और नीट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के क्वेश्चन तैयार किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलिए असर्शन इज करेक्ट, ठीक है। हाइजेनबर्ग सबको पता है, ये हो गया करेक्ट, सॉरी करेक्ट, ठीक है। रीजन की बात करते हैं, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड, तो रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नॉट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। तो सिर्फ असर्शन करेक्ट है, रीजन क्या है? इनकरेक्ट है,
ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, रॉन्ग। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रॉन्ग। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, when 4 moles of H2 reacts with 2 moles of O2 then 4 moles of water is formed। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, 4 moles of H2 प्लस O2, यहां से बना 2H2O। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, ये बोल रहा है H2 है 4 मोल्स, O2 है 2 मोल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितने, 4 मोल्स। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, हाँ चलिए पहले चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ H2। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, लिमिटिंग चेक करेंगे। लिमिटिंग चेक करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2। देखो दोनों के लिमिटिंग मोल्स 2 आ गए, इक्वल आ गए। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों रिएजेंट क्या है, क्या है, लिमिटिंग है। ठीक है, दोनों रिएजेंट यहां पे लिमिटिंग है, मतलब जितना वाटर बन रहा है उसमें दोनों H2 और O2 दोनों क्या हो जाए, खर्च हो रहे हैं। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आया। तो हाँ चलिए यहां पे क्या हुआ, 4 मोल्स एंड 2 मोल्स से 4 मोल्स ऑफ वाटर का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ये करेक्ट है, तो व्हेन असर्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं आगे रीजन। O2 विल एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। बात करते हैं O2 क्या यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट के जैसे वर्क कर रहा है, O2 तो कर रहा है बट साथ में H2 भी कर रहा है। H2 एंड O2 बोथ आर एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आया? अकेला O2 यहाँ पे लिमिटिंग नहीं है, या तो यहाँ पे दोनों लिमिटिंग नहीं है या तो दोनों लिमिटिंग है। ठीक है, बात समझ में आया? कोई भी रिएक्शन होता है, एक रिएजेंट बच जाता है, एक रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है, तो खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं क्या, लिमिटिंग। ठीक है, वो किस पे रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि जो बच गया उसके रिस्पेक्ट में ये खत्म हो गया है। यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों खत्म हो गए, तो यहाँ पे H2 एंड O2 दोनों क्या है, लिमिटिंग है। तो रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर जाएगा असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहां तक हमने केमिस्ट्री के एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके लिए पूरा ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में आप नहीं लिख सकते, ठीक है, लिख तो सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में अगर समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। ऑफिस में 1 to 1 हम आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है किसी पूरे टेस्ट में, कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप हमारे एकेडमी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा एड्रेस आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, सेक्टर 10 जोनल मार्केट में, शॉप नंबर 208। ठीक है, एक चीज और बार बार मैं बोलता हूं, हमारे द फ्लैश एकेडमी ऐप में पूरी कोर्स डेली हुए इनऑर्गेनिक की। ठीक है, और एक चीज और अनाउंस करना चाहता हूं मैं, कोई बच्चा पूरे भिलाई दुर्ग में, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं से भी सिर्फ ऑर्गेनिक की कोचिंग करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उसको अगर डर लगता है तो हमारे फ्लैश एकेडमी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, शुरुआत से एंड तक पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे घोल के पिला देंगे, आपको लगेगा अरे ये तो इतना ईजी कैसे हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सिर्फ क्लासेस लेनी है, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, या पूरी केमिस्ट्री की भी आपको क्लासेस लेनी है, तो अभी आप आ सकते हैं, अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली मैं आपको बोलूंगा अभी हम लोग का आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्वाइन करिए। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डर लगता है, डर को हम निकाल देंगे आपकी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।